तो आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने सोलो लेवलिंग सीजन 3 के लास्ट एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर वो देख लो। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जापान के शिंजुकू में एक एस रैंक गेट अपीयर हुआ है। इसके बाद हमें जापान के हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि अभी जापान के कुछ मेजर गिल्ड को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद तभी उन लोगों की नजर ना ब्लेड गिल्ड के ऊपर पड़ती है। वो लोग उन लोगों की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो लोग एक रेड पे गए होते हैं और काफी गंदी तरीके से फेल होकर आ रहे थे, और जो बचे हुए गिल्ड के मेंबर थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उनको यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं हो रही थी और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपनी बैडर्स आंखें दिखाते हैं। वो देख जो बाकी बंदे उनका बेइज्जती कर रहे होते हैं वो काफी डर जाते हैं और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि गोतू के जाने के बाद यह काफी ज्यादा फालतू बोलने लगे हैं। इससे पहले इनकी औकात नहीं होती थी कि हमसे ढंग से बात कर सके। इसके बाद फाइनली वहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और उनमें से एक बोलने लगता है कि हंटर एसोसिएशन अभी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है। मान लो अगर डंजन ब्रेक हो जाए तो आखिरकार जापान क्या करेगा। वहाँ पे कुछ लोग यह भी बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास अब एस रैंक के हंटर उतना केपेबल नहीं है कि वो अकेले एक ए रैंक के गेट को क्लियर कर सके गोतू के जाने के बाद। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह गेट एस रैंक से ज्यादा खतरनाक है। आगे आपको पता लगेगा। वहाँ पे सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इस काम को केवल एक नेशनल लेवल हंटर ही कंप्लीट कर सकता है, और सभी के वहाँ पे जवाब अलग अलग हो रहे थे। इसके बाद सुगितो एक हंटर की बात करने लगता है और वो बंदा बैरियर बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। वो काफी कमाल का हंटर भी था। लेकिन के बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हू को दिखाया जाता है, जो यह सोच रहा होता है कि फाइनली मेरा 101 लेवल कंप्लीट हो गया है, और वो बताने लगता है कि 100 लेवल होने पे उसको डबल डंजन के की मिली थी और साथ ही 101 लेवल पे उसको काफी ज्यादा लेवलअप भी हुआ था। अभी उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि उसका जब लेवल 102 हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। और वह अपने गाड़ी पार्क करके जैसे ही बाहर निकलता है और जाने वाला होता है, तभी उसकी नजर किसी के ऊपर पड़ती है। हमें एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं चाह होती है। और चाह को जैसे रियलाइज होता है कि जिन्हू उसे देख लिया है तो फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और तभी अचानक जिन्हू चाह के पास चला जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे देख के ऐसे भागने क्यों लगी। और चाह जैसे जिन्हू को देखती है भाई लिटरली वो ज्यादा शर्माने लगती है, मतलब कि उसका दिमाग वहाँ पे काम करना बंद हो जाता है एक तरह से। और तभी चाह बताती है कि मैंने अपना कार तुम्हारे पार्किंग में लगा के भूल गई थी। और जिन्हू भी यह रियलाइज करता है कि यह बात तो उसने सही बोला। और चाह इसके बाद बोलने लगती है कि क्या तुम अभी फ्री हो। इसके बाद वह सोयून के बारे में सोचने लगती है कि सोयून जिन्हू के गिल्ड में एंटर कर चुकी है और जिन्हू ने मुझे अपने गिल्ड में नहीं लिया। उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि क्या सोयून मेरे से ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद तभी उसको एक बात रियलाइज होती है और तभी वो बोलती है कि मुझे ने बिंगो ने तुम्हें एक मैसेज देने के लिए बोला था और यह मैसेज तुम्हारे पावर से रिलेटेड है। यह सुनकर जिन्हू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो जिन्हू बोलता है कि अच्छा इसके बारे में हम ऊपर चल के बात करेंगे, और दोनों ही उसके गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे चाह और जिन्हू के अलावा कोई भी नहीं था। यूजिन अपने काम से बाहर गया था और चाह वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है क्योंकि भाई एक लड़का और लड़की एक घर में अकेले थे। इसके बाद तभी जिन्हू बोलता है कि अच्छा यह बताओ कि आखिरकार तुम मुझे क्या बताने वाली थी। इसके बाद चाह अपने सपने के बारे में बताती है कि जहाँ बिंगो ने उसे बताया था कि जिन्हू को बता देना कि वो अपने पावर से थोड़ा सावधान रहे। उसने मुझे कभी ना खत्म होने वाली ताकत के अंदर खींचा है और जो मैं पहले था वो अब मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे सेंसेस ना हमेशा के लिए जिन्हू के साथ जुड़ गए हैं और मैं कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं उसका स्लेव बन जाऊँ, और मेरा मन यही करता है कि मैं उसका हमेशा स्लेव बना रहूं। और सबसे हैरानियत की बात यह है कि मुझे यह करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं नहीं चाहता लेकिन उसके बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है। चाह को बिंगो की बात कुछ समझ नहीं आती। वो बोलती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। और बिंगो बताने लगता है कि जिन्हू का पावर ना एकदम इनक्रेडिबल है और वो इकलौता बंदा है इस टाइप का, और शायद वैसा बंदा कोई इस पूरी दुनिया में ही नहीं। वो बोलता है कि यह सारी बातें तुम जिन्हू को बता देना। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हू एक डंजन में था और वहाँ पे कुछ खा रहा होता है आराम से बैठ के, और उसके सभी शैडो सोल्जर्स उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और साथ ही जिन्हू के दिमाग में यह चल रहा होता है कि मुझे अपने रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार मुझे यह पावर्स मिलते कहाँ से, और यह एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट का काम है। और इसके बाद तभी यूजिन जिन्हा के बारे में पूछता है और जिन्हू बताता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो एकदम सेफ है क्योंकि उसके साथ एक काबिल हंटर है और उसको पता है कि जिन्हा एकदम सेफ है। किसी की बस की नहीं जिन्हा को हराने की, मतलब मारने की, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा वॉरियर था जो किसी को भी हरा सकता है। बट उसके बाद जिन्हू ने अपने स्किल का मदद करके चेक करता है कि
आखिरकार जिन्हा कैसी है। और बेरू वहाँ पे जिन्हा का ध्यान तो काफी बढ़िया तरीके से रख रहा था, बट भाई लिटरली वो टीवी देख रहा था वहाँ पे बैठ के। इसके बाद जिन्हू अपनी मदर को देखता है जो कि शॉपिंग कर रही होती हैं। इसके बाद वह बाक और चाय को देखता है जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। इनका तो ऑब्वियस सा एक ही काम था। इसके बाद वो लिटरली चाय को देखता है जो उस टाइम पर नहा रही होती हैं और कसम से यह पावर तो मुझे भी चाहिए भाई। और जिन्हू आनंद ले रहा होता है, लेकिन तभी यूजिन उसे टोक देता है। जिन्हू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है वहाँ पे। और जिन्हू उस टाइम पे सोच रहा होता है कि मुझे चाय से इसके लिए माफी मांगना होगा। तभी यूजिन बोलता है कि सर आपने उस एस रैंक गेट का न्यूज सुना जो कि जापान के शिंजुकू में अपीयर हुआ है, और अगर 3 दिन में उसको क्लियर नहीं किया गया तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। इस कारण जापान के सभी देश काबिल हंटर के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूजिन बोलता है कि सर आपके पास इसके लिए कॉल नहीं आया क्या? और जिन्हू बताता है कि हाँ मेरे पास कॉल आया था। और जिन्हू बोलता है कि सच बताऊं तो मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मेरे को अदर जरूरी काम करने हैं। इसके बाद जिन्हू के पास कार्डियो टेम्पल का मैसेज आता है कि उसके पास 27 घंटे हैं उस डंजन को ओपन होने में, मतलब अभी काफी ज्यादा टाइम था और जिन्हू उसका वेट कर रहा था। इसके बाद हमें यूरी नाम का एक हंटर को दिखाया जाता है और उसके घर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा और आलीशान था। इसके बाद हमें वो हंटर दिखाया जाता है जिसके पास सुगमितो बात करने के लिए गया था और वो बताता है कि तुम मेरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हो, मैं बेट सपोर्टर हंटर हूँ। और इसके बाद उसके और सुगमितो के बीच काफी ज्यादा कन्वर्सेशन होता है वहाँ पे। इसके बाद यूरी बोलता है कि मुझे 3.6 बिलियन चाहिए 1 साल का, अगर तुम डेली बेसिस पे देना चाहते हो तो तुम मुझे 1 मिलियन भी दे सकते हो डेली बेसिस पे, और इसके लिए मुझे तुम जब चाहो तब हायर कर सकते हो, और तुम जब तक चाहो मैं तुम्हारे गेट को होल्ड करके रख सकता हूँ, और तुम मेरे पावर्स के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हो। और सुगमितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई इतने सारे पैसे मांगता कौन है। और यूरी बोलता है कि अगर तुम मेरे जैसे काबिल हंटर को अपॉइंट करना चाहते हो तो भाई इतना तुम्हें देना ही होगा। अगर तुम्हें पता भी है कि मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं गया तो तुम्हारे कंट्री के साथ कुछ भी हो सकता है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं थॉमस की तुलना में काफी ज्यादा कम चार्ज करता हूँ, वो मेरे से काफी ज्यादा पैसे मांगता है। तभी मिनोरू बोलता है कि कनाई क्या तुम्हें पता है कि जब एक रशियन ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो वो क्या बोलता है? और कनाई बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, बट मुझे इसकी बातें सुनकर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और यूरिना इसके बाद काफी ज्यादा वहाँ पे बेइज्जती मारने लगता है कि एक जापानीज हंटर वो बोलने लगता है कि तुम्हारी औकात नहीं मुझे अपॉइंट करने की, अगर तुम लोग मेरे जूते के चाटोगे तो शायद मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। और गोतो को जाने के बाद भाई लिटरली जापान की इज्जत काफी ज्यादा कम हो गई थी बाकी हंटर्स के लिए। और यूरी उनको ट्रैप कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे बस का है तो हिल कर दिखाओ, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम 1 इंच भी नहीं हिल पाओगे यहाँ से, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। और वहाँ पे मिनोरू और कनाई को भाई लिटरली वहाँ पे पावर्स का पता चल रहा होता है यूरी का, वो लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। यूरी बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर एक और ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हारे देश की रक्षा तो करूंगा यह तो कंफर्म है, उसके साथ मैं तुम्हारे दोस्तों को भी अभी छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी तुम्हें पता ही है तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ भी हो सकता है। और वो लोग भी काफी ज्यादा प्यार से यूरी से बात करने लगते हैं और बोलते हैं मुझे पता नहीं आप जितना अमाउंट मांग रहे हैं वो हमारी गवर्नमेंट उतना अमाउंट दे भी पाएगी या फिर नहीं, बट हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें जिनू का सीन दिखाया जाता है जो वो कहीं पर जा रहा होता है। वो अपनी मदर से बोलता है कि आप काफी ज्यादा मेरी फिक्र कर रही हैं और वैसे भी मैं एक अपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ बातें जानना है। और जैसे ही जिनू बाहर जाने वाला होता है तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है जो डबल डंजन वाली चाबी के टाइमिंग का था वो फाइनली खत्म हो गया है। और इसके बाद जिनू को भी पता चल जाता है कि आखिरकार वो डंजन कहाँ पे अपीयर हुआ है। इसके बाद जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी गंदा वाला डिस्ट्रक्शन हो चुका था। वहाँ पे अचानक से एक और गेट अपीयर हो गया था और वहाँ पे काफी अगेन बकवास होने लगता है कि मतलब हंटर एसोसिएशन वाले लोग जिनू को अगेन वहाँ पे जाने नहीं देते और बोलते हैं कि आपके पास परमिट नहीं है, इस कारण हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन जिनू को पता था कि आखिरकार वो डबल डंजन कौन सा है और वो उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और चुपचाप अंदर घुस जाता है। और डंजन के अंदर हमें काफी बड़ा सा एक गेट दिखता है। वहाँ पे पहले से ही काफी सारे हंटर्स आ चुके थे। उन हंटर्स को यह पता नहीं था कि आखिरकार यह गेट ओपन कैसे होगा। इसके बाद तभी वहाँ पे जिनू पहुँचता है और बोलता है कि तुम लोग अभी काफी ज्यादा गंदा ट्रैप में फंसने वाले हो। बाकी हंटर्स जिनू को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आखिरकार तू है कौन। और जिनू बोलता है कि क्या तुम में से कोई डबल डंजन का सर्वाइवर है यहाँ पे। और किसी को भी पता नहीं चल रहा होता कि आखिरकार जिनू बोल
बोल क्या रहा है, बट वहाँ पे एक हंटर होता है जो जिनू को पहचान लेता है कि जो जिनू एक एस रैंक का हंटर है। और जिनू बताने लगता है कि इस डंजन के अंदर एक काफी खतरनाक सा बीस्ट है और तुम में से कोई भी उसको हरा नहीं सकता, और सच बताऊं तो मैं ही केवल उसको हरा सकता हूँ और मुझे उससे काफी बड़ा बदला लेना है, काफी पुराना बदला। और जिनू उस दरवाजे के पास जाता है और उसमें लॉक लगा हुआ था। तभी जिनू अपने जेब से चाबी निकालता है और फाइनली उस लॉक को खोलता है। और इसके बाद तभी उस स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन आता है और बोलता है कि हमारे पास एंट्री परमिट है, और वैसे देखा जाए तो आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है इस डंजन के अंदर एंटर करने का। वहाँ पे सभी लोग जिनू के बातों को टाले जा रहे थे और अपने कैप्टन के बात मान रहे थे, मतलब कि जिनू को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो लोग सभी लोग लिटरली वहाँ पे यह बोलने लगते हैं कि हमें पता है कि आप एस रैंक के हंटर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे। वहाँ पे जिनू बोलता है कि अच्छा तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो, और वो बोलता है कि तुम में से कौन पहले जाना चाहेगा इस डंजन के अंदर। इसमें से स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन बोलता है कि मैं जाऊंगा इसके अंदर। इसके बाद जैसे कैप्टन डंजन के अंदर जाता है तभी एक बीस्ट काफी तगड़ा वाला अटैक करता है वहाँ उसके ऊपर, बट जिनू था तो वो काफी आसानी से उसे बचा लेता। और जिनू बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे। और जिनू बोलता है कि तुम सभी का काम है कि अभी बाहर जाकर हंटर एसोसिएशन को डबल डंजन के बारे में बताने का, और उन्हें सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद जिनू जैसे ही डंजन के अंदर एंटर करता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और जिनू के दिमाग में यह भी चल रहा होता है कि मुझे सारे आंसर चाहिए, और उसका आंसर देने वाला कोई और नहीं आर्किटेक्ट ही था। इसके बाद जिनू फाइनली आर्किटेक्ट के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है, तुझे सारे आंसर देने पड़ेंगे। और इसके बाद फाइनली जिनू जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाता है, बट इस बार जिनू काफी ज्यादा डिफरेंट था पहले की तुलना में। अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, मतलब कि इस बार जिनू एकदम चौड़ में खड़ा होता है, भाई कायरो की तरह बिल्कुल भी नहीं था। और इसके बाद आर्किटेक्ट भी काफी गंदा वाला स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हो। इसके बाद हमें जापान एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी ना फाइनली जापान में आ गया था, और वहाँ पे काफी सारे न्यूज रिपोर्टर भी थे और वो बोलते हैं कि मिस्टर यूरी आप किस तरीके से डंजर को कवर करने वाले हो। और यूरी बताने लगता है कि मैं अपनी पुरानी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं गेट के आसपास काफी खतरनाक सा बैरियर बनाने वाला हूँ और उसके अंदर मैं अपना माना भी डालने वाला हूँ, जिस कारण वो बैरियर बंद हो जाएगा और अंदर से कोई और उस गेट से कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब कि बाहर नहीं आ पाएगा। तभी मीडिया में से कोई एक बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हो, आप ए रैंक के गेट को अकेले क्लियर करने वाले हो, और इस पे ऑडियंस कैसे भरोसा कर सकते हैं आप पर, क्योंकि ए रैंक के गेट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और यूरी बताने लगता है कि यह सही मायने में देखा जाए तो मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एक ए रैंक के गेट को मैनेज करना। इसके बाद वो अपने प्लानिंग के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि गेट के आसपास जब वो बैरियर क्रिएट करने वाला होगा तभी वहाँ पर माना क्रिस्टल को बिछा देगा, जिस कारण उसका माना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और गेट का बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और यूरी काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी का लाइफ बचाने वाला हूँ, मेरे बात को कभी भी भूलना मत। चेयरमैन भी उसकी बातों को सुन रहे थे और वो बोलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि यूरी अकेले उस गेट को मैनेज कर पाएगा, और अगर इसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें पता है कि जापान का क्या हाल होने वाला है। इसके बाद तभी हमें अचानक से जिनचुल के पास कॉल आता है। वो कॉल पे बताता है कि एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो बताता है कि आपको स्कूल वाला डंजन मालूम ही होगा जहाँ पे गेट अपीयर हो गया था, वहाँ पे अचानक से एक और गेट अपीयर हुआ है, और सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि बताया जा रहा है कि वो डबल डंजन है। यह सुनकर जिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें अगेन जिनू का सीन दिखाया जाता है जो आर्किटेक्ट के सामने खड़ा था, और आर्किटेक्ट के सामने का जो टेबलेट था जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी होती हैं, तभी वो आर्किटेक्ट टेबलेट को तोड़ देता है जिनू के सामने, और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि तुम्हें देखकर एकदम साफ पता चल रहा है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। जिनू भी बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि यह जो आपने टेबलेट पर लिखा था, टेबलेट के ऊपर यह कमांड किसी भी काम का नहीं था। और आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं, यह बहुत ही ज्यादा काम का था, बट अभी यह किसी काम का नहीं रहा। तभी जिनू बोलता है कि अच्छा तुमने ही मुझे तो बुलाया है ना। आर्किटेक्ट काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है यस मैंने ही तुम्हें बुलाया है। और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने काफी गलत क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हें सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि आखिरकार मैं हूँ कौन, और तुम्हें उसके बाद यह पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम कौन हो। और मुझे पता है कि तुमने यह सोचा ही होगा कि आखिरकार कोई बीस्ट तुम्हें मारना क्यों चाहता है। और फाइनली मैच भी स्टार्ट होने वाला है, और अगर तुम आखिरी तक टिके रहे, तुमने सबको हरा दिया, तो मैं एज अ रिवार्ड के तौर पर कुछ भी बताने के लिए एकदम तैयार हूँ। इसके बाद तभी स्टैचू जिनू की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, और जिनू बिना वेट किए अपने शैडो सोल्जर्स को समन करने लगता है।
बट मेन बात तो यही थी कि वो इस डंजन के अंदर अपने शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता और आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है तुम यहाँ पे चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें ईमानदारी से लड़ना होगा। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।